हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी आपको बताए गए हैं। सबसे पहले रिविजन से शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाल ही में नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट थीम के साथ 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे इनवाइट किया है? तो दोस्तों जो बाइडेन को इनवाइट किया गया है। अगर ये आ जाते हैं तो ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना? तो हरमनप्रीत सिंह और लेवलिना बोरगोहेन को चुना है। इसके अलावा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण ये नई दिल्ली में हुआ। और असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक अभियान शुरू किया है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। ठीक है। और पढ़ा था हम लोगों ने दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है सिंगापुर। भारत इस रैंकिंग में है 87वें स्थान पर। इसके अलावा स्वाति नायक इनको नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं बेलग्रेड सर्बिया में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत कर दी है, खाता खोल दिया है। 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय नदी उत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। आप लोग डेली ऐसे करंट अफेयर का रिवीजन करते रहा करो, जिससे चीजें रिकॉल होती रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाती है और क्विज भी बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और तो और मंथली करंट अफेयर की भी क्विज आ चुकी है, तो आप जा करके यहाँ पर मंथली करंट अफेयर जो अभी सितंबर मंथ का अपलोड हुआ है उसकी क्विज जरूर सॉल्व कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, यानी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ये जो बधिर लोग होते हैं, मूक बधिर लोग होते हैं, उनके लिए है। सांकेतिक लैंग्वेज के माध्यम से जब उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ चीजें बताई जाती हैं, तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ओके, तो इस बार की थीम क्या रखी गई है? ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एवरीवेयर। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। बाकी सितंबर महीने के दिवस आपके सामने हैं। रिवीजन कल हमने कराया था, तो इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस राज्य का विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दोस्तों चुना गया है असम का विश्वनाथ घाट। असम में विश्वनाथ घाट है एक, जो कि कहा जाता है कि गुप्त वंश में ये बनाया गया था। उसी टाइम पर जब काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए गए थे, उसी टाइम पर यहाँ पर असम में भी विश्वनाथ घाट बनाए गए थे। वहां पर भी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया था, जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर विश्वनाथ घाट है और इसको अभी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये विश्वनाथ घाट जो है गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित है, याद रहेगा। अब असम आया है, तो असम से स्टैटिक तो मैंने कल आपको बताया ही था। आज हम लोग कुछ जो करंट अफेयर के पॉइंट चर्चे में आए थे उनको जान लेते हैं। शुरुआत हेमंत बिस्वा शर्मा से ही करते हैं। इनको अभी सिंगापुर का फेलोशिप अवार्ड मिला था। सिंगापुर द्वारा द्वारा इनको फेलोशिप अवार्ड मिला था। और मैंने अभी असम आत्मनिर्भर अभियान तो बताया ही आपको शुरुआत में, ठीक है ना, वन लाइनर में। असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ये भी अभी चर्चे में आए थे। असम के गवर्नर ने दोस्तों सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया था। सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया था, ये आपको याद होगा। इसके अलावा असम में अभी 4 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। और इसकी वजह से भी ये चर्चे में रहा। टोटल अब 35 जिलों की संख्या हो गई है, 31 से बढ़कर के 35 हो गई है। इसके अलावा आपको अगर याद हो, सोनाली घोष जो है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक बनाई गई हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। फील्ड निदेशक ये बनाई गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में ग्रीस के किस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो देखो, यूनेस्को की अभी विश्व विरासत सूची
निकल करके आ रही है, क्योंकि 45वीं सत्र की बैठक चल रही है। कहां पर? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जो बैठक हुई है उसमें ग्रीस के भी एक क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वो क्षेत्र है जागोरी। जागोरी दोस्तों बहुत ही प्राचीनतम शहर माना जाता है। जागोरी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पत्थर के बने हुए हैं। मतलब यहाँ जागोरी का क्षेत्र में एक है जागोरोचिया नाम का जगह। उस जागोरोचिया में पारंपरिक पत्थर से निर्मित गांव हैं, और इस वजह से इस विरासत को, इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार से ग्रीस का जागोरी क्षेत्र शामिल हो चुका है। ठीक है, अब इसमें 46 अच्छी अच्छी तरह से संरक्षित गांव है जागोरी क्षेत्र में। प्राकृतिक अपने परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध होता है। तो रियाद सऊदी अरब में ये 45वीं बैठक चल रही है, 45वां सत्र चल रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का। अगर आपको याद हो तो अभी इससे पहले मैं आपको ये भी बताया था कि 2 भारत के साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया, जिससे भारत में 41वां और 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 41वां कौन सा बना है? शांति निकेतन। और 42वां कौन सा बना है? होयसला मंदिर, कर्नाटक का। ठीक है, यहां पर आप देख लो कि पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था यूनेस्को। जैसे शांति निकेतन ये भारत का 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना था। होयसला मंदिर जो है ये 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना था। इसके अलावा अभी अभी यूनेस्को और क्यों क्यों वजह से चर्चे में आया था? वाइकुला रेलवे स्टेशन, अगर आपको याद हो, मुंबई का है। ये यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जीता था अभी। इसके अलावा यूनेस्को ने ही विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व विरासत टैग देने की घोषणा की थी। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया। ये ओडिशा शहर यूक्रेन वाला है, ठीक है ना, ये यूक्रेन वाला है। यूक्रेन का जो ओडिशा शहर है उसको डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। सूर्य मंदिर और वडनगर शहर ये यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में डाले गए हैं। यूनेस्को ने 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची प्रकाशित की है। ये चर्चे में रहे यूनेस्को के कुछ तथ्य हैं। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, फ्रांस में है, और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश की टीम ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनकर के इतिहास रचा? तो दोस्तों इंडियन टीम आज के टाइम पर आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में और टी20 में, तीनों ही फॉर्मेट में टॉप पर चल रही है। आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रही है। ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली टीम बन गई है। एशिया की पहली टीम बन गई है और दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। दुनिया की दूसरी टीम बन गई है भारतीय टीम। दूसरी टीम कैसे? सबसे पहले ऐसा कारनामा साउथ अफ्रीका ने किया था। साउथ अफ्रीका 2012 में अगस्त महीने में ऐसी एक समय आया था, सिचुएशन आया था, जब वो भी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों में वो रैंक 1 पर था। आज के टाइम पर ऐसे इंडिया है। वैसे इस दशक की अगर बात करें, पिछले 10 सालों में, क्योंकि वो 2012 में था, अभी 2023 चल रहा है, तो पिछले 10 सालों में कोई भी टीम ऐसी नहीं हुई जो एक साथ तीनों में, तीनों फॉर्मेट में टॉप पर रही हो। वो टीम इंडिया है। अभी एशिया कप हुआ, भारत ने एशिया कप जीता बहुत ही शानदार तरीके से। फिर अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बहुत ही आसानी से पहला मैच भारत ने जीत लिया, और जैसे ही पहला मैच जीता तो इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ और भारत आ गया है टॉप पर। क्लियर है? वनडे में भी तो, और टेस्ट और टी20 में पहले से भारत टॉप पे चल रहा था। तो इस प्रकार से भारत ये हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर्ड है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम पूछा जाएगा आपसे, और जेव फ्लार्डिस इनके सीईओ हैं आईसीसी के। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है और 106 मेंबर हैं। आईसीसी का वर्ल्ड कप दोस्तों 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 19 नवंबर तक चलेगा। आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मेजबानी कौन कर रहा है? भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, 1983 में और 2011 में, है ना। इस बार शाहरुख खान को बनाया गया है इसका इसका ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, और अभी दिल जश्न बोले नाम से एक इसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। दिल जश्न बोले, रणवीर सिंह जिसमें है ना, और प्रीतम ने इसे गाया हुआ है, प्रीतम ने इसे कंपोज किया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस हैं आईसीसी के वर्ल्ड कप से। आगे बढ़ते हैं।
चीन द्वारा किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को बैन करने के कारण भारतीय खेल मंत्री ने एशियाई खेलों का दौरा रद्द किया? तो देखो, अभी चाइना द्वारा एक बहुत ही दुष्टात्मक हरकत की गई है। चीन ने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो 3 खिलाड़ी थे, उनका वीजा वहां पर कैंसिल कर दिया है। मतलब एशियन गेम हो रहा है, मैंने आपको कई दिन से बताया हुआ है इस चीज को। तो हांगजो शहर में जो एशियन गेम हो रहा है, उसमें भारतीय खिलाड़ी तो जा रहे हैं, सभी भारतीय खिलाड़ी गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से भी 3 खिलाड़ी गए थे। तो इनको वहां पर एंट्री होने से मना कर दिया गया। तो इनकी जब एंट्री मना कर दी गई, तो फिर अपने जो खेल मंत्री हैं, इन्होंने कहा भाई ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी इसका विरोध करते हैं, हम आपके एशियन गेम्स में नहीं जाएंगे। इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी हैं जिनका वीजा कहें कैंसिल किया गया है। इस वजह से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी वहां पर जाने से मना कर दिए, इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। ये तीनों खिलाड़ी कौन है? नेमान वांगसु, ओनिलू तेगा और मोपुंग लांगबू। तो ये तीनों ही विसु खिलाड़ी हैं। वुसु एक गेम होता है, उसी के खिलाड़ी हैं। ठीक, अब देखो, एशियन गेम्स ये कहाँ हो रहा है? हांगजू शहर में हो रहा है। हांगजू शहर में हो रहा है। कौन सा संस्करण है इसका? 19वां संस्करण है। हांगजू शहर में ये हो रहा है। और मैंने आपको बताया है ना कि मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये दोनों ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? अमूल कर रहा है। अमूल जो है ये भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। क्लियर? पिछला एशियन गेम कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। इस बार हांगजो चाइना में हो रहा है। अगला, चीन और किस मध्य एशियाई देश के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई है? तो चाइना और अभी हाल ही में सीरिया के बीच में, जो कि एक मध्य एशियाई देश है, इसके बीच में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई है। बेसिकली सीरिया जो है आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों में माना जाता है। और मैंने आपको अभी एक बताया था, रिवीजन वाले में ही बताया था कि सीरिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना, या कहें कि पहले नार्को स्टेट बना था। ये नार्को स्टेट वो होता है जहां पर जो नार्कोटिक चीजें हैं, जो ऐसे नशीले पदार्थ जो है, उन पर इकोनॉमी डिपेंड होती है। तो सीरिया की इकोनॉमी नार्कोटिक पदार्थों पर डिपेंड है। अब आप समझ सकते हो कितना भ्रष्ट देश होगा। तो सीरिया को एक्चुअल में चाहिए पैसा, चाइना उसको पैसा दे रहा है और उल्टा ये इसे ट्रैप में फंसा रहा है। तो अभी हाल ही में सीरिया और चाइना के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। यहाँ पर अभी जब एशियन गेम्स चल रहा है, उसी टाइम पर ये सीरिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए थे और शी जिनपिंग से मुलाकात किए। वहीं पर ये मुलाकात हुई और वहीं पर ये दोनों द्विपक्षीय वार्ता करके ये रणनीतिक साझेदारी किए हुए हैं। और चाइना का, चूंकि चाइना भी चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो कि ओल्ड सिल्क रूट रहा करता था कभी, वो फिर से जीवित करना चाहता है। और इधर भारत ने अभी एक नया कॉरिडोर शुरू कर दिया G20 में। भारत का जो नया कॉरिडोर है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट करके यूरोप में जाते हैं हम लोग, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के मदद से भारत बहुत सारे देशों को दरकिनार कर दिया गया है। तुर्की हुआ, चाइना हुआ, ये सभी साइड हो गए हैं। इस वजह से तुर्की भी खफा है और इधर चाइना तो खफा है ही, क्योंकि जो देश उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ना चाह रहे थे, वो यहाँ पर इससे इंडिया वाले से जुड़ रहे हैं, इस रूट से। तो इस वजह से चाइना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने में मिलाएं। तो यहाँ पर एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। शी जिनपिंग जो है ये हांगजोउ शहर में ये किया है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर असद। यहाँ पर अगर आप मैप देख रहे हो, मैप अगर आपको दिख रहा हो, तो इंडिया दिख रहा है आपको, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ पर देखो, ये लोग बार बार मैप गलत लगाते हैं, इस वजह से मैंने अपना मैप लगा दिया है। ठीक है, तो ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आपको दिख जाएगा चाइना, और चाइना के बाद अगर आप इधर देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपको सीरिया। तो ये है आपका सीरिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2023 में 11 दिवसीय 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये आयोजन लखनऊ में चल रहा है। 11 दिवसीय है, अभी भी चल रहा है, आज के टाइम पर भी। 20वां ये संस्करण है इसका राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। 22 सितंबर से शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में ये आयोजित हो रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी थीम है, और जब छोटी थीम रहती है तो वो पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। ज्ञान कुंभ है इसकी थीम। ठीक है, और 11 दिवसीय पुस्तक मेले में पुस्तक का विमोचन, लेखक की बैठक, कवि सम्मेलन, बहुत सारे इवेंट्स होंगे इसमें। चलिए आगे।
अब उत्तर प्रदेश क्योंकि चर्चे में रहा था पिछले दिनों में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्यापारी कल्याण दिवस घोषित हुआ 29 जून को, जब हम लोग मनाते हैं सांख्यिकी दिवस, उसी दिन व्यापारी कल्याण दिवस यूपी में मनाया जाएगा। इसके अलावा तुलसी जलप्रपात पर दोस्तों पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। 18 आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी गई। अभी वाराणसी में एक भगवान शंकर के थीम पर बेस्ड एक स्टेडियम की घोषणा हुई, मतलब उसका शिलान्यास हुआ, पीएम मोदी ने किया। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र शुरू किया गया। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में ही बन रही है। 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य है। आगरा जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर है। और गिफ्ट डीड योजना भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की थी। अगला, ये उत्तर प्रदेश से हिस्टोरिक जानकारी है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा। अगला, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पर शुरू किया गया? तो इंडिया का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है ये गोवा में शुरू हुआ है। कहां पर? गोवा में शुरू हुआ है लाइट हाउस उत्सव। कुछ इस प्रकार से है ये। देखो, लाइट हाउस उत्सव जो है ना, जो बंदरगाह वगैरह पर जो होते हैं प्रकाश स्तंभ, उन पर ये आयोजित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है ये उत्सव। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से ये मनाया गया, वहां पर ये शुरू किया गया है। अब इन साइट को, इन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में भी यहाँ पर गोवा सरकार चेंज करना चाहती है, जिससे वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। तो गोवा आया है। अब गोवा पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था? गोवा दोस्तों अभी 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कर रहा है। इसका मस्कट क्या है? मस्कट इसका याद रखना, इसका मस्कट है मोगा। ठीक है ना, मोगा इसका मस्कट है। पीएस श्रीधरन पिल्लई की 3 पुस्तकें आई, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट और एंते प्रिया कविता काल। फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट वाला पहला राज्य है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा बेबिंका हलवा और गोवा मनकुरा डाम को जीआई टैग मिला है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों में ये शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी ये छोटे राज्यों में शीर्ष रहा है। ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखिए राज्यों में शीर्ष पर रहा है। गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया है, प्रमोद सावंत ने, जो कि हैं गोवा के करंट टाइम पर सीएम। ठीक है, बीजेपी पार्टी से सीएम है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। गोवा आपको यहाँ पर दिख जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, छोटा सा ये राज्य है, केवल 2 जिले हैं। 2 जिले हैं, 40 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है ना। यहाँ पर अगर बात करें झीलों की बात, तो मायम झील है, नेत्रावली बबलिंग है, अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है। अंसी नेशनल पार्क और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिए। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़े, हाल ही में सीयूसैट के शोधकर्ताओं ने नई समुद्री टार्टिग्रेड प्रजाति का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा? तो सीयूसैट नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उसके शोधकर्ताओं ने अभी एक नई समुद्री टार्टिग्रेड की प्रजाति खोजी है, और इस प्रजाति का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इनके साइंटिस्ट ने इसे खोजा हुआ है, सीयूसेट के रिसर्चर्स ने। सीयूसेट मतलब कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके रिसर्चर्स ने टार्टिग्रेड की नई प्रजाति खोजी हुई है। टार्टिग्रेड बेसिकली ये खोजे नई प्रजाति है इसकी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले जीव आया वो यही था, टार्टिग्रेड से था। ये बेसिकली समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र की तलछटियों में भी ये पाए जाते हैं, और इन्हें इसीलिए पानी का भालू भी कहा जाता है। ठीक है, तो पानी के भालू है ये। तो इनकी एक नई प्रजाति की खोज हुई है, और ये खोज देखो रामेश्वरम में ही हुई है, इस वजह से, क्योंकि रामेश्वरम से ही आते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो इस वजह से उन्हीं के नाम पर ये नाम दे दिया गया है ना। अगला, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए, नियो फॉर बिजनेस। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एक्सिस बैंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नियो फॉर बिजनेस। ओके, तो एमएसएमई उद्योगों के लिए तैयार किया गया विशेष रूप से। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 1993 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं।
क्लियर है, याद रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के मैंने आपको बताया था, अभी जो एमडी सीईओ है उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया, वो है संदीप बख्शी। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक जो है उसके भी जो एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, इनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया, आरबीआई ने मंजूरी दी। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक, संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक, ये 3 बड़ी बैंकें हैं प्राइवेट में भारत में, और इन तीनों के सीईओ पूछे जाते हैं बहुत, इनके तीनों के सीईओ का नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और एक चीज और, अब व्हाट्सएप चैनल भी आ चुका है, एमजेटी एजुकेशन का भी व्हाट्सएप चैनल बन गया है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में जो पिन किया गया है लिंक, उस पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। इसमें फायदा यह है कि व्हाट्सएप चैनल पर आपको जो वन लाइनर इमेज भेजी जाती थी ना, वन लाइनर इमेज अब फिर से शुरू किया गया है। तो वन लाइनर इमेज जो है आप लोग की डिमांड पर फिर से शुरू किया गया है, इसको आप यहीं पर प्राप्त कर पाओगे। वन लाइनर करंट अफेयर का डेली का ये जो 10 क्वेश्चन होता है, इसका वन लाइनर फॉर्मेट में आप रिवीजन कर सकोगे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। खास बात तो ये है कि आप चाहे जब जुड़ो, आप पिछले सभी जो दिन के दिए गए हैं वहां पर उनका रिवीजन कर सकते हो। यानी आप अगर आज जुड़ते हो तो पिछले जितने भी इमेज भेजी गई हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो, सारा चीज वहां पर अवेलेबल आपको मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जब होता है तो उसमें ज्वाइन करने पर ये चीजें नहीं मिलती है, जब जुड़ते हो उसके बाद की जो चीजें आती वही मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने व्हाट्सएप चैनल में ये फीचर अच्छा लॉन्च किया है ना। तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, एमजेटी एजुकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। अभी पीडीएफ भेजने का ऑप्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आया, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं आया है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी जो डेली लाइव क्लास होती है उसकी, डेली लाइव क्लास की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो शाम को होती है जनवरी से सितंबर वाली। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल हमने पूछा था आपसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है भारत में। कहाँ पर है, यह है अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। बीसीसीआई के घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो टाइटल स्पॉन्सर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपको आज क्या बताना है, किस राज्य में गैंडों की संख्या सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में गैंडे सबसे ज्यादा हैं। किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को, 23 अगस्त नहीं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको आज बताना है। ठीक है ना, बहुत आसान है दोनों क्वेश्चन, दोनों के बारे में आप आंसर कर ले जाओगे। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।